नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव में आपका स्वागत है, जिसमें हमारे साथ प्रदेशों की राजधानियों और शहरों से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे और जानकारी देंगे कि क्या है उनके शहर की खास खबरें। आगरा से हमारे संवाददाता नरेश धाकड़े हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेश, क्या कुछ खास खबरें हैं आज की? अब चलें कि सबसे पहले हम बात करते हैं तो आज देश के पूर्व जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद वो आगरा पहुंच रहे हैं। वहीं आपको बता चलें कि राष्ट्रपति आज आगरा में छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित एक जो फिल्म है वहां पहुंचेंगे, उसे देखेंगे। वहीं दूसरी खबर की बात की जाए तो सबसे बड़ी खबर आगरा की लगातार यही बनी हुई है कि जो उटंगन नदी हादसा है उस हादसे को लेकर के लगातार जो प्रशासन है वो 24 घंटे माफी चाहेंगे 42 घंटे से लगातार अलर्ट है। वहीं आपको बता चले कि मूर्ति विसर्जन के समय पर आगरा में ये हादसा हुआ था। जानकारी के अनुसार जो 13 लोग थे वो नदी में विसर्जन करते समय अचानक से डूब गए थे। उसमें से तकरीबन रेस्क्यू के दौरान 5 लोगों के जो शव हैं वो बरामद हो चुके हैं। वहीं 7 लोग जो है वो अभी भी मिसिंग है। एक व्यक्ति को बचाया गया है जिसका लगातार अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं आपको बता चले कि इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की जो कमान है वो पैरा मिलिट्री फोर्स ने संभाल रखी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम भी सहयोग में लगी हुई है, लेकिन लगातार अभी जो 7 डेड बॉडी जो मिसिंग है उनका अभी तक कोई भी सुराग नहीं मिल पा रहा है। 42 घंटे बीत चुके हैं रेस्क्यू ऑपरेशन को, लेकिन अभी तक ऑपरेशन खत्म नहीं हो पा रहा है। वहीं अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ भी लगातार इस हादसे को लेकर के अधिकारियों से पल पल की अपडेट लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री जो जयवीर सिंह हैं वो भी लगातार वहां पर कल पहुंचे हुए थे और अभी भी आगरा में मौजूद हैं, क्योंकि एक बड़ा हादसा माना जा रहा है। जिस तरीके से उटंगन नदी में विसर्जन के दौरान ये हादसा होता है और इस हादसे में 5 लोग अब तक जान गंवा चुके हैं और भी जो लोग हैं उनकी भी मौत हो चुकी है, क्योंकि अब सब निकलना बाकी है। और इस हादसे के बाद ये सभी लोग एक ही गांव के हैं, तो गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। गांव में अभी तक चूल्हे नहीं जले हैं, गांव की गलियों में सन्नाटा है, हर तरफ चीख पुकार सुनाई दे रही है। क्योंकि सोनिया, आप समझ सकती हैं कि जिस तरीके से एक ही गांव से, एक ही मोहल्ले से यदि 12 लोगों की मौत हो जाए तो हादसा बहुत बड़ा होता है। तो ऐसे में लगातार जो प्रशासन है वो वहां पर मौजूद है, दिन हो या रात हो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और प्रयास यही है कि जो लोग मिसिंग हैं, नदी में डूबे हुए हैं, उन लोगों के सब जल्द बरामद कर लिए जाएं, उनके परिवारजनों को सौंप दिए जाएं। लेकिन जो 5 डेड बॉडी नदी से बरामद हुई हैं उनका पोस्टमार्टम देर रात होने के बाद उनका जो अंतिम संस्कार है वो प्रशासन की देख रेख में कर दिया गया है। अब प्रशासन यही लगातार प्रयास करता हुआ दिखाई दे रहा है कि जो लोग नदी में डूबे हुए हैं उनके भी सब जल्दी पर जल्द बरामद कर लिए जाए, क्योंकि लगातार जितना समय बीतता जा रहा है उतनी ही मुश्किलें बढ़ रही हैं। लगातार जो परिजन हैं, ग्रामीण हैं, उनमें भी आक्रोश पनपता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि कल भी हम लोग घटना पर पूरे दिन मौजूद रहे, हमने वहां पर देखा कि बार बार जो लोग हैं वो रोड को जाम करते हुए दिखाई दे रहे थे। लोगों की मांग थी कि यहाँ पर पैरा मिलिट्री फोर्स बुलाई जाए, लेकिन लोगों की मांग पर प्रशासन के द्वारा वहां पर पैरा मिलिट्री फोर्स बुलाई गई और पूरा जो ऑपरेशन है उटंगन नदी का उसे पैरा मिलिट्री फोर्स के हवाले कर दिया गया है। पैरा मिलिट्री फोर्स के जो जवान हैं वो लगातार नदी में उतर कर के रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि जिस जगह पर यह हादसा हुआ है उस जगह पर तकरीबन 30 से 40 फीट गहरा गड्ढा है। ये सभी लोग मूर्ति विसर्जन करने के बाद उसी जगह पर स्नान करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन उसी दौरान ये हादसा हो जाता है और उसी गड्ढे में तकरीबन 13 लोग डूब जाते हैं। लेकिन एक महिला को बचा लिया गया है, उनका अस्पताल में इलाज जारी है। 5 लोगों के शव अभी तक बरामद हो चुके हैं, 7 लोग अभी भी मिसिंग हैं, जिनका लगातार
रेस्क्यू ऑपरेशन चलाता हुआ जो प्रशासन है, पैरामिलिट्री फोर्स के जो जवान हैं, वो दिखाई दे रहे हैं। ये हादसा इतना बड़ा हो चुका है कि सभी की लगातार इस हादसे पर नजरें बनी हुई हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जो परिवार के लोग हैं उन्हें सांत्वना दी है और अपने मंत्रियों को भेज करके परिवार के लोगों से मुलाकात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एक ही बात कही जा रही है कि सरकार उन लोगों के साथ खड़ी हुई है। हो सकता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ जो मृतक हैं उनके परिवार के जो लोग हैं उनको मुआवजे का भी ऐलान आज कर सकते हैं। सोनिया, बिल्कुल नरेश, आगे भी इस खबर पर जानकारी लेंगे आपसे, लेकिन हमारे साथ अजहर हुसैन हमारे साथ, हमारे संवाददाता श्रीनगर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजहर, क्या कुछ खास खबरें हैं आज की? देखिए, अगर जम्मू कश्मीर के अहम खबरों की ओर बात करें, सबसे पहले हम मौसम के हवाले से बात करें। मौसम में लगातार जिस तरीके से परिवर्तन देखने को मिल रहा है कि अक्टूबर के स्टार्ट में ही जिस तरीके से बूंदाबांदी स्टार्ट हुई और इस प्रकार से अपर रीचस में जिस तरीके से स्नोफॉल हुई, जिस तरीके से हम देख रहे थे कि बीते जो 22 अप्रैल में जो पहलगाम का इंसिडेंट हुआ था, जिसमें तकरीबन 27 जो यात्री थे, टूरिस्ट थे, उनकी जान चली गई थी, उनका कत्ल किया गया था। तो उसके बाद में जो फुटफॉल, जो टूरिज्म का जो फुटफॉल था वो काफी कम हो चुका है। लेकिन अब की बात आशंका ये लगाई जा रही है प्रशासन की ओर से कि जो सबसे पहले जो मौसम ने करवट ली है, जिसके बाद में स्नोफॉल देखने को मिल रही है, पर्टिकुलरली गुलमर्ग, पहलगाम और बाकी क्षेत्रों में। और इस तरीके से आशंका ये लगाई जा रही है कि इस मौसम में जो है जो पर्यटक है वो वापस आएंगे और कहीं ना कहीं जो नुकसान हुआ है होटल्स का, जो बाकी इससे सनद से वाबस्ता लोग हैं, वो फिर से रिवाइव हो सकता है। लेकिन इसके पेश नजर एक बड़ा जो यहाँ पे मौसम विभाग की जानिब से एक बड़ा प्रिडिक्ट किया गया है कि आने वाले समय में यानी कल और परसों बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। पूरी घाटी में एक बार फिर भीषण बारिश के साथ साथ जो है स्नोफॉल देखने को मिल सकती है। लेकिन दूसरी जानिब से शाहीन बोर्ड यानी कटरा माता वैष्णो देवी की जानिब से फिलहाल 2 दिन के लिए ये यात्रा जो है कैंसिल की गई है। ये यात्रा इसलिए कैंसिल की गई क्योंकि बीते दिनों में जब बारिशें हुई, जब सैलाबी रैली हुई, लैंडस्लाइड हुआ और इसी मुकाम पे, कटरा के मुकाम में तकरीबन 37 के करीब जो यात्री है उनकी जानें चली गई लैंडस्लाइड की वजह से। और इसको मद्देनजर देखते हुए शाहीन बोर्ड ने अब की बार जो है 2 दिन के लिए ये यात्रा कैंसिल की गई। और इसको बढ़ा भी जा सकता है क्योंकि अगर मौसम में सुधार नहीं हो पाया तो उसके बाद में इस जो कैंसिल किया गया था 2 दिन के लिए, इसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है। फिलहाल इस मौसम को लेके कहीं ना कहीं अगर हम पर्यटक स्थलों की बात करें या पर्यटक स्थल से वाबस्ता लोगों की बात करें, कहीं ना कहीं खुशी भी है। लेकिन दूसरी जानिब से मौसम की जानिब से, मौसम विभाग की जानिब से एडवाइजरी भी जारी की गई है, पर्टिकुलरली किसानों के लिए। किसानों को पहले ही कहा गया है कि वो आज जो है हार्वेस्टिंग का सीजन चल रहा है, वो भी जो अपने फसलें हैं या अपने सेब जो है वो सेफर प्लेस की तरफ ले जाए क्योंकि आने वाले समय जो है काफी महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। और इस जिम्मन में पहले ही जो है चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने एक मीटिंग भी ली है जिसमें जो पहाड़ी क्षेत्र के वाले एरियाज है वहां पे पहले ही जो राशन का कोटा है वो पहले ही वहां पे सेंड करना है। और उसके साथ साथ जो मैन और मशीनरी के साथ साथ जो स्नो कटर्स है यानी रास्ते से जो बर्फ हटाने की जो मशीनें हैं उनको भी अलर्ट मोड पे रखा गया है। और उसके साथ साथ जो है कंट्रोल रूम जो ऑलरेडी तैनात किए गए हैं, एनडीआरएफ टीम, और इसके साथ साथ जो क्विक रेस्पॉन्स टीम को भी हिदायत दी गई है कि वो भी अलर्ट मोड पे रखेंगे। अगर हम दूसरी खबर की अगर हम बात करें, सियासी गलियारों की बात करें, क्योंकि आने वाले समय में जिस तरीके से राज्यसभा का जो इलेक्शन जा रहा है, इस में तमाम तर जो सियासी गलियारों में जो काफी हलचल देखने को मिल रही है, जहां पे हम जम्मू कश्मीर की बात करें, जहां पे अभी सरकार चल रही है, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की साझा सरकार यहाँ पे चल रही है, अलायंस सरकार चल रही है। लेकिन आने वाले समय में अब जो राज्यसभा का जो इलेक्शन होने जा रहा है, इसमें ये आशंका लगाई जा रही है कि कांग्रेस जो है अपने कैंडिडेट्स खड़े करेंगे। लेकिन अभी कहना कबल इस वक्त होगा, क्या इस राज्यसभा इलेक्शन में ये अलायंस जो है फिर से हो सकता है? अगर अलायंस होगा तो क्या वाकई तौर पे जो कांग्रेस के कैंडिडेट्स है वो सामने आएंगे या जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो अपने कैंडिडेट उतारेंगे? अगर अलायंस नहीं हो पाएगा तो क्या आने वाले समय में जिस तरीके से सरकार है, जो मिलीजुली सरकार है, जिसमें कांग्रेस की एक जो है अलायंस का हिस्सा है, क्या आने वाले समय में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच में ये सरकार टिक पाएगी? लेकिन दूसरी जानिब से कांग्रेस की जानिब से जो बड़े बड़े दिग्गज लीडर जो जम्मू कश्मीर से हैं, जिसमें जीए मीर है, तारिक हमीद कर्रा है, उनके चेहरे भी इस बात सामने देखने की आशंका है कि वो राज्यसभा इलेक्शन में वो कैंडिडेट के हैसियत से सामने आ जाएंगे। लेकिन दूसरी जानिब से बीजेपी की जानिब से आज त्रिकुटा नगर जम्मू में एक अहम कोर मीटिंग होने जा रही है, जिसमें पार्टी के प्रवक्ता और उसके साथ साथ जितने भी
हाईकमांड लीडर है, उनकी एक खुसूसी मीटिंग होने जा रही है, जो अब से थोड़ी देर बाद यानी 11 बजे के करीब ये कोटा नगर जम्मू में ये मीटिंग होने जा रही है, जिसमें कोर मीटिंग में ये फैसला लिया जाएगा कि आने वाले समय में, आने वाले इलेक्शन में, राज्यसभा पर्टिकुलरली राज्यसभा इलेक्शन में किन चेहरों को सामने लिया जाएगा और किन को जो है टिकट मिल सकती है। न कि ये, बल्कि इतना भी यह है कि जम्मू कश्मीर में किस तरीके से पार्टी को मजीद मुस्तहकम यानी मजबूत बनाया जाए, या कोई भी यानी पंचायत इलेक्शन या यूएलबी इलेक्शन में वो किस तरीके से पार्टिसिपेट करे, इस पे जो है पूरी तरीके से निरीक्षण किया जाएगा, पूरी तरीके से टिप्पणी की जाएगी और शाम तक ये तय पाया जाएगा कि किन चेहरों को जो है राज्यसभा इलेक्शन के सामने जो है टिकट देखने को मिल सकती है। अगर हम चौथी खबर की अगर हम बात करें, लगातार हम देख रहे हैं कि मौसम की परिवर्तन की अगर हम बात करें तो मौसम के परिवर्तन के बाद में चूंकि जम्मू कश्मीर में हार्वेस्टिंग का सीजन भी चल रहा है, और इस हवाले से अगर हम रेट्स की बात करें, जो सेब की मंडियों की रेट्स की बात करें, लगातार उसमें गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि लगातार हमने देखा था कि नेशनल हाईवे जो श्रीनगर जम्मू राजमार्ग है वो लगातार यातायात के लिए बंद होता था, जिसकी वजह से जो सेब है काफी सड़ गया था और जिसकी वजह से काफी नुकसान भी यहाँ पे आशंका लगाई जा रही है। लेकिन इस हवाले से भी किसान ने सरकार से, पर्टिकुलरली सेंट्रल गवर्नमेंट से मदद की गुहार लगाई है कि आने वाले समय में क्या उनको जो है केसीसी यानी जो उनके कर्जा जाते हैं, क्या उनको माफ किया जाएगा, इस पे भी कहना फिलहाल कबल वक्त होगा। लेकिन किसान ने एक बार फिर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार से जो इस मामले में जो है गुहार लगाई है। अगर आने वाले समय आगे आपसे जानकारी ले लेंगे। हमारे साथ हमारे यूपी हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, क्या कुछ जानकारी है और क्या खास खबरें हैं आज यूपी की? बिल्कुल सोनिया, अगर हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहाँ लगातार हो रही बारिश से एक तरफ तापमान ठंडा है, गिरा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक गलियारे का तापमान बेहद ही बढ़ा हुआ है। कांग्रेस दफ्तर की बात करें तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पे खास करके केंद्र की मोदी सरकार को एक रावण का रूप देकर जिस तरह की होर्डिंग लगाई गई और उसमें ईडी, सीबीआई, निर्वाचन आयोग और अन्य जो जांच एजेंसियां हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनको रावण के 10 सिरों पे उसका जिक्र किया गया है, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी को राम के रूप में दर्शाया गया है, जो धनुष बाण लिए हुए रावण का वध करना चाहते हैं। तो दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जो हैं उनको लक्ष्मण के रूप में उस होर्डिंग में दिखाई गई। भारतीय जनता पार्टी ने इसका पुरजोर तरीके से विरोध किया है और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक कांग्रेस पर हमलावर होते हुए स्पष्ट रूप से बोले कि जिसने प्रभु श्री राम का बार बार उल्लंघन किया हो, मर्यादा किया हो, उन्हें अपमानित किया हो, कोर्ट में हलफनामा दिया हो कि राम तो काल्पनिक हैं, वैसे लोगों को इस तरह के होर्डिंग लगाने शोभा नहीं देते। तो एक तरह से कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लिया है। तो वहीं दूसरी तरफ जो मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी है, बरेली की घटना पे जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक कमेटी बनाई थी जिसकी अध्यक्षता नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे कर रहे थे, जो पूर्व समय में विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है माता प्रसाद पांडे को, और जो भी सपा का डेलीगेशन लखनऊ से बरेली जाने वाला था उसको रोक दिया गया। हालांकि माता प्रसाद पांडे ने मीडिया को बताया कि हम वहां जाकर दुख दर्द समझना चाहते थे और अपनी इंटरनल सर्वे रिपोर्ट के आधार पर वहां बातचीत करना चाहते थे। हालांकि बरेली दंगे पे जिस तरह की कार्रवाई लगातार योगी सरकार की तरफ से की गई है और एक के बाद एक गिरफ्तारियां हुई हैं, वहीं जो अवैध रूप से मस्जिद बनाए गए थे, मदरसे बनाए गए थे, उन पे बुलडोजर की जो कार्रवाई हुई है, इसको देखते हुए ही समाजवादी पार्टी बार बार बरेली की घटना का जिक्र कर रही है, क्योंकि इनके अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद भी मीडिया को बताए कि वहाँ पे गंगा जमुना तहजीब के तहत वहाँ काम किया जाए और आपसी सामंजस्य बनाया जाए। तो एक तरह से जो समाजवादी पार्टी का पीडीए है और पीडीओ को लेकर ही पंचायत चुनाव में और 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी जाना चाहती है, उसकी वकालत एक तरह से बरेली में करती हुई दिख रही है। क्योंकि बरेली में जिस तरह से दंगे हुए, जिस तरह से फसाद हुए, उस पर समाजवादी पार्टी का तो स्टैंड नहीं है कि हाँ दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन उनका बचाव कैसे किया जा सकता है इसके लिए डेलीगेशन जरूर बना दिया गया है। तो कहा जा सकता है कि इस समय लखनऊ में राजनीतिक तापमान बढ़ा हुआ है। हम कांग्रेस की बात कर लें या समाजवादी पार्टी की बात कर लें,
लगातार प्रदेश की योगी सरकार पे और केंद्र की मोदी सरकार पे ये दोनों पार्टियां काफ़ी हमलावर दिख रही हैं। वहीं सीतापुर की बात कर लें तो शिक्षक प्रधानाचार्य विवाद जिस तरह से हुआ था, एक प्रधानाध्यापक ने जिस तरह से वहां के बीएसएफ पे बेल्ट से हमला कर दिया था, एक जांच रिपोर्ट आने वाली है। जांच रिपोर्ट में पता चल रहा है कि प्रधानाध्यापक दोषी पाए गए हैं कई बिंदुओं पर। अब देखना होता है कि जब जांच रिपोर्ट शासन को सौंप दी जाती है तो उसके बाद क्या निर्णय होता है, किस तरह की कार्रवाई होती है। वहीं हम मेरठ की बात कर लें तो साजिद नामक युवक जिसने पाकिस्तान जिंदाबाद के स्लोगन सोशल मीडिया पर लिखा था, उसको हाईकोर्ट से राहत मिल गई है, जमानत मिल गया है। और कोर्ट ने कहा है कि अगर सोशल मीडिया पे इस तरह की बातें लिखी जाती हैं तो उससे देश की संप्रभुता या संविधान खतरे में नहीं पड़ता है, तो इस आधार पर उसको जमानत मिली है। वहीं हापुड़ की बात कर लें तो हापुड़ में जिस तरह से विशाल नामक युवक ने एक पॉलिसी, जो उसके माता पिता ने पॉलिसी की थी, उस पॉलिसी की रकम को हड़पने के लिए अपने माता पिता की हत्या कराया था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और जांच में वो सही पाया गया, अपना जुर्म वो कबूल कर लिया है। हालांकि वो अन्य अपने रिश्तेदारों की भी हत्या कराने की फिराक में था। तो ये एक हापुड़ से बहुत ही हृदय विदारक घटना देखने को मिली है, जहाँ पे एक पुत्र पॉलिसी के करोड़ों रुपये हड़पने के चक्कर में अपने ही माता पिता की हत्या कर देता है। वहीं हम अगर मौसम विभाग की बात करें तो जिस तरह से पूरे पूर्वांचल में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है और चारों तरफ कल से ही बारिश हो रही है। लखनऊ में भी रात भर बारिश हुई है, इस समय भी धीमे धीमे बारिश हो रही है इस समय, लेकिन बारिश लगातार अभी भी चल रही है। तो पूर्वांचल के साथ साथ जो अवध प्रांत है और दिल्ली एनसीआर का जो क्षेत्र है और पश्चिमी यूपी का जो बिजनौर, बदायूं, मुरादाबाद, रायबरेली, हापुड़ का जो एरिया है, यहाँ पे भी बारिश देखने को मिल रही है। और मौसम विभाग का भी 50 जनपदों में ऑरेंज अलर्ट जारी है बारिश के लिए। वहीं पूर्वांचल में कई जनपदों में रेड अलर्ट जारी है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि एक तरफ मौसम की मार इस समय प्रदेशवासी देख रहे हैं, तो दूसरी तरफ राजनीतिक गलियारे में जिस तरह से बरेली की घटना को लेकर सारी पार्टियां माइनॉरिटी की, खास करके अल्पसंख्यक की, मुसलमानों की बात कर लें तो उनके वोट पाने की लालसा में किसी भी स्तर पर जाने को दिख रही हैं। जी सुनिए। बिल्कुल राघवेंद्र, जिस तरह से आपने बताया कि बारिश का सिलसिला वहां पर जारी है और अलर्ट भी, कई जिलों में रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। कब तक इस तरह की स्थिति बने रहने की आशंका जताई जा रही है मौसम विभाग की तरफ से? बिल्कुल, मौसम विभाग की बात करें तो 8 तारीख तक का वैसे तो ऑरेंज अलर्ट जारी है, लेकिन कल तक के लिए रेड अलर्ट कई जनपदों के लिए है, जिसमें पूर्वांचल के खास करके वो जनपद हैं जैसे गोरखपुर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, देवरिया, कुशीनगर, ये वो जनपद हैं जहां पे रेड अलर्ट जारी है। वहीं पूर्वांचल का ही कुछ क्षेत्र जैसे मऊ, गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, ये जो क्षेत्र हैं यहाँ पे ऑरेंज अलर्ट जारी है। वाराणसी के समीप हम बनारस की बात कर लें, चंदौली की बात कर लें, मिर्जापुर की बात कर लें, सोनभद्र की बात कर लें, इन जनपदों में भी ऑरेंज अलर्ट जारी है। तो एक तरह से समूचे पूर्वांचल में मौसम विभाग ने बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है और अन्य जनपदों में चूंकि 50 से 55 जनपदों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी है, उसमें बुंदेलखंड के भी कुछ जिले हैं जैसे महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, बांदा, ये जनपद भी शामिल हैं। तो कहा जा सकता है कि प्रदेश में इस समय मौसम की मार अगले 24 घंटे 48 घंटे और देखने को मिल सकती है। बिल्कुल राघवेंद्र, आपने बताया कि पोस्टर वॉर छिड़ा हुआ है यूपी में, जिस तरह से पीएम मोदी को रावण का रूप धारण करते हुए दिखाया गया है और राहुल गांधी को राम दिखाया गया है। हमेशा से देखा जाए तो कांग्रेस की नीति रही है कि अपने को साफ दिखाकर सामने वाले को गलत दिखाना, लेकिन बीजेपी के नेता की तरफ से क्या कोई राय आई है किसी नेता की तरफ से इस पर? बिल्कुल, बीजेपी के नेता की बात करें तो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने मीडिया को खुद ही बताया कि कांग्रेस द्वारा ये घृणित काम किया गया है और कांग्रेस जिसने भगवान राम का लगातार एक तरह से अपमान किया हो, उन्हें अपमानित काम करने का काम किया हो, भगवान राम के आदर्शों को न मानती हो, भगवान राम को जिसने काल्पनिक बताया हो कोर्ट में, वो इस तरह की होर्डिंग लगाती है, तो ये कहीं से स्वीकार नहीं किया जा सकता है। और कांग्रेस शासन काल में जिस तरह के भ्रष्टाचार के मुद्दे हुए थे, जिस तरह के अन्य इमरजेंसी की बात हुई थी, सबकी याद ब्रजेश पाठक ने दिलाया। वहीं भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रवक्ताओं के तरफ से इस तरह के बयान जारी किए गए। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजधानी इस समय होर्डिंग को लेकर लगातार चर्चा में रह रही है। आई लव मोहम्मद की जब यहाँ पे होर्डिंग कुछ लोगों ने लगाया था तो यहाँ पे बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने भी आई लव योगी, आई लव बुलडोजर के पोस्टर लगाए थे। तो उसके बाद से ये विजयदशमी के बाद से जिस तरह से कांग्रेस के तरफ से होर्डिंग लगाई गई,
इसका पुरजोर विरोध भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से किया गया। और खास करके बड़े नेताओं की बात करें तो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने प्रॉपर बाइट जारी करके कांग्रेस पे हमला बोला था। हालांकि कांग्रेस इस पे चुप्पी साधे हुए, और चुप्पी साधना भी उनकी मजबूरी है, क्योंकि कांग्रेस किसी भी तरह चर्चा में बने रह करके और अपने कार्यकर्ताओं को जागृत करके प्रदेश में अपने खोए हुए जनाधार को पाना चाहती है। उसके लिए उसे सपा से गठबंधन करने में भी गुरेज नहीं है। पीएम मोदी को रावण के रूप में होर्डिंग लगाने में भी दिक्कत नहीं है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि लगातार सत्ता से दूर होने, लगातार लगभग 40 साल से उत्तर प्रदेश की सत्ता से दूर होने की एक बौखलाहट के रूप में भी कांग्रेस द्वारा लगाई गई इस होर्डिंग को देखा जा रहा है, जैसा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है। जी सुनिए। ठीक है नरेश, आपके पास आते हुए आपने कहा कि जो बड़ा हादसा अभी भी 42 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर जारी है, इसके पीछे की क्या वजह मानी जा रही है? इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया वहां पर? देखिए सोनिया, जिस तरीके से हम लोग वहां पर 2 दिन से लगातार मौजूद थे, तो हमने यहाँ ये जानने का प्रयास किया कि आखिरकार इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ। तो जिस समय पर मूर्ति विसर्जन के लिए जब प्रशासन के द्वारा एक फ्लाईओवर के नीचे एक जगह को चिन्हित किया गया था कि सभी जो लोग हैं वो यहीं पर विसर्जन करेंगे, लेकिन ये जो लोग हैं ये लापरवाही करते हुए नदी के दूसरे कोने पर पहुंचे और वहां पर जाकर के ये लोग जो मूर्ति का विसर्जन है वो वहां पर करने लगे। मूर्ति को विसर्जन करने के बाद ये सभी लोग 20 से 25 लोग, ये बताए जा रहे हैं 20 से 25 लोग दूसरी जगह पर पहुंचते हैं नदी के बराबर में ही, और वहां पर जाकर के ये सभी लोग नदी में स्नान करने के लिए उतर जाते हैं। लेकिन उसी दौरान कुछ लोग जब आगे की तरफ चलते हैं तो वहां पर 20 से 25 फुट जो गहरा गड्ढा है, जो प्रशासन के द्वारा जानकारी मिली है, उस गड्ढे में तकरीबन 13 से 14 लोग चले जाते हैं। लेकिन वहां पर जो कुछ लोग तैनात थे उन लोगों के द्वारा एक व्यक्ति, जो महिला बताई जा रही है, उसे निकाल लिया गया। लेकिन जो अन्य 13 लोग होते हैं ये लोग उसी गड्ढे में फंस जाते हैं और उसी गड्ढे में डूब जाते हैं, जिसमें से 5 लोगों की जो मौत है वो हो चुकी है, उनके शव निकाले गए हैं। लेकिन जो 7 लोग हैं वो अभी भी मिसिंग बताए जा रहे हैं सोनिया। तो उनके लिए पैरामिलिट्री फोर्स के जो कमांडो हैं, जो जवान हैं, वो लगातार नदी में और रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस हादसे के पीछे की जो वजह है वो लापरवाही निकल कर के आ रही है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि प्रशासन एडवाइजरी जारी करता है कि आप लोगों को नदियों के किनारे पर जो चिन्हित जगह होती हैं वहीं पर मूर्तियों का विसर्जन करना है, लेकिन लोग लापरवाही करते हैं और लोग नहीं मानते हैं। और उसी लापरवाही का जो खामियाजा है इन लोगों को भुगतना पड़ा है, क्योंकि इसमें कहना ये जल्दबाजी अभी होगी कि जो 5 लोग हैं उनकी तो मौत हो चुकी है, लेकिन जो 7 लोग हैं वो मिसिंग हैं। तो अभी इसमें जो 7 लोग हैं उनका भी पता लगाया जा रहा है। हो सकता है कि आज सेना के जो जवान हैं उनको सफलता मिलने की जो उम्मीद है वो लगातार बनी हुई है, क्योंकि रात भर भी लगातार वो लोग नदी में रेस्क्यू ऑपरेशन करते रहे थे। तमाम जो सेना के उपकरण हैं उनसे लगातार लोगों को खोजने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन इसमें अगर कहा जाए तो लोगों की लापरवाही सामने निकल कर आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो गुस्साए लोग हैं वो पुलिस प्रशासन और अधिकारियों पर इसका पूरा जो ठीकरा है वो फोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और बार-बार बिल्कुल नरेश, ये बात आपने सही कही कि लोगों को भी ये ध्यान रखना होगा कि अगर प्रशासन कोई गाइडलाइन जारी कर रहा है तो उसका पालन उन्हें ही करना पड़ेगा, वरना उसका खामियाजा इस तरह का आप सामने ये जो घटना है वो देख सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए।